हर एक टॉपिक को बहुत थॉरली, बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया। आई होप कि दैट यू अंडरस्टैंड चैप्टर का जिस्ट क्या था, चैप्टर में क्या कहना चाहते थे, पीआर सिस्टम, एफटीपी सिस्टम क्या था। सारी कंट्रीज में हमने इसको देखा कि कौन सी कंट्री में पीआर है, कौन सी कंट्री में एफटीपी है। फिर हमने इलेक्शन कमीशन का देखा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, फंक्शन, पूरा एक मतलब जिसको कहना है कि हर एक क्लॉज बाय क्लॉज उसको एक्सप्लेन किया हुआ था और हमने उसको ब्रॉडली डिस्कस किया। आज जो आपका टॉपिक है, दिस इज द यू कैन से द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फंक्शनिंग एंड पार्ट। What do you mean by here functioning and parts? It's the functions and parts of election commission. Election commission work कैसे करती है? As you know that there are one member system before 1993. Later, two members were added in election commission. So three members are there. After 1990, there is a permanent body of 3 members. अब हमारे दिमाग में आ रहा है ये 3 लोग पूरी कंट्री का इलेक्शन कैसे कंडक्ट करा सकते हैं? ऐसा क्या उनके उसमें है जो इस पावर्स है उनके पास, जो पूरा इलेक्शन को यूनिफॉर्मली जो है पूरी कंट्री में कंडक्ट करा दें? तो हम उस चीज को समझेंगे। ओनली 3 पर्सन, हाउ दीज पर्सन, व्हाट पावर्स दे हैव टू जस्ट वी कैन से कंडक्टिंग द इलेक्शन इन अ कंट्री। तो उस पर डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली बात यह है कि थ्रू द कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है ना? क्या पावर है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको इलेक्शन रिलेटेड असाइंड करती है क्या ड्यूटी। अब इस चीज को हम समझेंगे। एज यू नो कि जब ये इलेक्शन का जो कहते हैं टाइम पीरियड होता है, उस समय स्टेट प्लस सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, उन ऑफिसर्स की, उन जितने भी उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शन में। तो आपने सुना भी होगा कि विधानसभा इलेक्शंस में ड्यूटीज होती है। इवन आपको ये होना चाहिए कि पर्टिकुलर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, सारे एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑफिसर्स होते हैं सबकी ड्यूटीज होता है, इवन टीचर्स की भी लगती है। तो कहने का मतलब है कि वो 3 मेंबर यानी जो इलेक्शन कमीशन है दैट यूज द पावर एंड असाइन द ड्यूटीज टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। Second thing is election commission. Here, the chief election commissioner has full control on the or has full control on these officers. यानी उनकी पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर है? जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर वो पूरा कंट्रोल करते हैं। वो पूरा कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे दैट इज थ्रू ट्रांसफर एंड स्टॉप ट्रांसफर द ऑफिसर। Like in what condition the election commission can stop the transfer and can also the transfer. तो इस चीज को हमें समझना होगा। Sometimes these officers, these are indulged in what in indulged in partisan. Partisan का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर दोबारा बता रही हूँ। Partisan का मतलब होता है your strong belief in or strong we can say your faith in particular party's agenda or particular party's function. कि आप किसी एक पार्टी के साथ एकदम ऐसे जुड़ जाएं कि आप भूल जाएं कि आपको क्या असाइन ड्यूटी किया, आप किसी का फेवर करने लगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये ऑफिसर्स किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? उस कैंडिडेट का, उस ऑफिसर का ट्रांसफर भी कर सकते हैं और ट्रांसफर को रोक भी सकते हैं। क्लियर? Improvement in the functioning does not require legal or constitutional. What do you mean by it? आज अब हम लोग देख रहे हैं इन 1951 to 52 it was the first election। पहले हमारे भारत के सबसे पहले, अगर ये जीके क्वेश्चन भी बनता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आता है एग्जाम में कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुए, तो 1951 to 52। तो उस समय जो इलेक्शन हुए थे, उस समय से लेकर अभी कौन से इलेक्शन हुए थे? 17th लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। 2014 में 16 थे, 17th लोकसभा इलेक्शन 2019, दोनों बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी। तो तब से लेकर अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि इवॉल्व हमारा जो इवोल्यूशन है इनके लिए, यूं कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क कर रहा है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है गवर्नमेंट का वर्क। इलेक्शन कमीशन किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करा रही है लोगों को दिख रहा है। जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा जिसमें हमने ये देखा था कि समटाइम दे यूज मसल एंड मनी, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, हमने ये क्वेश्चन लेसन में हमने किया था। तो मसल एंड मनी पार था, है ना, और इंटरनल लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी था, लैक सक्सेशन था, जिनके उस पर जो है हेरिटरी बेस पर यानी फैमिली के मेंबर्स जो है उस पार्टीज में। तो बिल्कुल सामने आपके क्लियर मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस एरा चल रहा था, लेकिन अब इतने टाइम बाद वापस क्या हुआ कि दो बार के जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें कौन, बीजेपी। तो इट मीन्स द सिनेरियो इज चेंजिंग डे बाय डे, one party domination, like you can say muscle and money power, internal democracy. What are these challenges? Now these challenges are overcome by through the power and functions of election commission. I hope that you understand. तो इस चीज का मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स है, फंक्शन है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन में कोई इम्प्रूवमेंट आता है, if it needs any improvement or require any change, it does not require to take to the legal area, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में या लीगल एरिया में लाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे दिमाग में ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो वर्क एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कैसे हो गई है, अब ये प्रॉपर वर्क कैसे निकलने लगे, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया या इसको कोई पावर्स ज्यादा मिल गई, या ऐसा क्या हुआ जो इसमें इलेक्शन कमीशन में इतना चेंज आया। चेंज नहीं आया। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, समझ लीजिए कि एक वर्क है, ठीक है, एक आप लोगों से रिलेटेड रहती है, एक क्लास है जिसमें टीचर आपको एक असाइनमेंट देते हैं या कोई होमवर्क दिया, उसी होमवर्क को किसी बच्चे ने इतने रफ तरीके से किया कि ना समझ में नहीं आया कि क्या लिखा, ठीक है। उसी वर्क को एक बच्चे ने सिस्टमैटिक वे से किया और दिख रहा था कि बच्चे ने उसमें एफर्ट है। तो इससे क्या पता चलता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन efficiency, depends on the person's interest and person's duty also। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि जो है वो कैंडिडेट या वो स्टूडेंट उस वर्क को कैसे ले रहा है। अब इसको हम पॉलिटिकल फिनोमेना में भी समझ सकते हैं। इतने टाइम में 1951 से लेकर 17 लोकसभा में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए, लेकिन कई प्राइम मिनिस्टर्स आज भी हमें याद हैं, उनके वर्क भी याद है। वाई? बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग स्टाइल, वर्क एफिशिएंसी, देश के लिए उनका जो डिवोशन था वर्क करने का वो डिपेंड, यानी सारी चीजें वही की वही है लेकिन उसको वर्क करने के तरीके पे। So that's why we can say that here is not required to any required legal or constitutional change। कि कोई इम्प्रूवमेंट आया तो इसके लिए ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाना जरूरी है या उसकी पावर्स बढ़ानी जरूरी है। पावर्स आर ऑलरेडी गिवन टू द पीपल, गिवन टू दीज members, but they recognize subsequently they recognize their powers and use these power efficiently। धीरे धीरे उन्हें अपने पावर्स का समझ में आया और उसको एफिशिएंटली जो है यूज करने लगे। सब में पोटेंशियलिटी है, आप बच्चों में सब में पावर्स है, पोटेंशियलिटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये चीज तब समझ में आती है जब हमारे एग्जाम आते हैं, जब हम अपना डिवोशन के साथ पढ़ते हैं। चीजें वही की वही है लेकिन आपने क्या दिया, उसको डिवोशन दिया, उसको टाइम दिया, तो उससे आप लोगों को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। सेम चीज यही है, इलेक्शन कमीशन मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव, अब और ज्यादा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो स्टार्टिंग से थी, देखिए इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो फंक्शन थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, उस समय भी था और उसके बाद जो अमेंडमेंट आए थे उनकी पावर्स को लेकिन बढ़ाया। लेकिन अब हम कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इट इज नाउ मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव। असर्टिव मीन्स कि बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, असर्टिव मैनर से वर्क कर रहे हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ द पार्ट। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, 1 2 है ना, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए। ये पॉसिबल क्यों हुआ, इफेक्टिव यूज ऑफ द पावर। पावर्स तो शुरू से थी लेकिन रिकॉग्निशन लेट हुआ, सब्सिक्वेंटली दे रिकॉग्नाइज देयर पावर्स एंड इन दिस वे दे यूज दिस पावर्स इफेक्टिवली एंड दे वर्क आल्सो एफिशिएंटली।
तो इसलिए उन्होंने काम जो है वो एफिशिएंटली स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा का पूरा हमने ये क्या पढ़ा, पावर्स एंड फंक्शन। यहाँ पर पावर शुरू होती है जहाँ पर वो ऑफिसर्स के ट्रांसफर रोक सकते हैं, ऑफिसर्स के जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस कोई भी जो है उससे रिलेटेड अगर कोई माल प्रैक्टिसेस में है तो उस चीज को वो रोक सकते हैं। एंटी पार्टी जो पार्टीशन जो है अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के साथ कोई ऐसा लगाव नहीं करना है अगर आप उससे रिलेटेड है, तो यानी अनबायस्ड होके तरीके से वर्क करना है। तो अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है दैट इज द अचीवमेंट। इलेक्शन कमीशन को हम कैसे एसेस करेंगे कि हाउ इट इज सक्सेसफुल इन इंडिया। तो किसी के भी सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका असेसमेंट करना होता है। और असेसमेंट हम किस चीज से करते हैं, उसके अचीवमेंट से करते हैं। जैसे आपका असेसमेंट किससे होगा कि आपने कितने परसेंट स्कोर किए क्लास 10 में, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा अपना वो जो है डिवोशन दिया, स्टडीज को टाइम दिया। तो किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट हम उसके अचीवमेंट से करते हैं। अब यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो उसके अचीवमेंट की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इलेक्शन कमीशन का, व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन, टू कंडक्ट द इलेक्शन। अब वो इलेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि 1951 से आज तक 2019 तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता रहा है। यानी इसमें कोई ऐसी क्वालिटी है ना, तभी तो ये इलेक्शन अभी तक कंटिन्यूसली इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा बाय इलेक्शन होते हैं, मिड इलेक्शन होते हैं, बीच बीच में बाय इलेक्शन मिड इलेक्शन क्या होते हैं, बाय इलेक्शन और मिड इलेक्शन वो होते हैं जब किसी वजह से इलेक्शन हो गए लेकिन इन बिटवीन द टेन्योर ऑफ दैट पार्टी रूलिंग पार्टी द सीट इज वैकेंट। तो वो वैकेंट सीट जो होती है उसको फिल करने के लिए क्या होता है, इलेक्शन, री इलेक्शन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सारे प्रोसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है। अगर यूं कहें कि मिड ऑफ द टेन्योर किसी पार्टी के मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन वो दे देता है या कोई अनदर रीजन कैन बी ऑल्सो कि अगर कोalition गवर्नमेंट है तो उस कंडीशन में वो उनकी पावर्स ले लेते हैं, अपना सपोर्ट ले लेते हैं, तो दैट इन दैट कंडीशन ऑल्सो द सीट कैन बी। So in this situation, this election commission also conduct by-election and mid-election. तो कहने का मतलब है कि ये इट इज ऑल्सो अचीवमेंट। हम इसको अचीवमेंट ही कहेंगे कि इतने सालों से जो इलेक्शन कमीशन वर्क कर रहा है और देश के अंदर जो है इलेक्शन हो रहे हैं, एंड इन दिस वी विल एड फ्री एंड फेयर, जिसमें वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हमने बात की बार बार, उसके ऊपर ही इम्फोसिस कर रहे हैं। बिकॉज हमने जहाँ पर फ्री एंड फेयर की बात की तो उसमें हमने 3 एस्पेक्ट पढ़ लिए, दैट इज कास्टिंग वोट, right of casting vote, everybody given to everybody in contesting election, and third is election commission. Now the second is elections in militant area. militant area जहाँ पर मिलिट्री वाला एरिया, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। जैसे जम्मू कश्मीर का अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर वहाँ इलेक्शन हुए तो वो पूरा का पूरा क्या सिचुएशन होती है, वहाँ पर रॉयट्स भी होते हैं, वायलेंस भी होते हैं। उस कंडीशन के लिए उस कंडीशन में इलेक्शन कराना इट्स अ चैलेंज, but our election commission also accept the challenges and it became successful. आसाम एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं जहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, या कोई जोग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, तो उन सिचुएशंस के अंदर भी क्या है, ये इलेक्शन कराया है और इन एरियाज में क्या है, सक्सेसफुल हुए हैं। So this is also another achievement of election commission, that in spite of the very sensitive area and we can say there are so many challenges it faced, but successfully it conducted its elections है, तो इसका achievement। थर्ड देखेंगे मिडवे इलेक्शन क्या हुआ था। 1991 में our ex प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी he was assassinated। तो आप लोगों को वो सारा ध्यान होगा कि राजीव गांधी जी को जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो जब गए थे बाहर के लिए कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, तो उनको वहां पर जो है मार दिया था। वो मालूम है आपको कैसे उनको माला पहनाई था, और जो है बॉम्ब्स की वजह से वो ब्लास्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो इन एट दैट कंडीशन उस समय क्या हुआ, मिडवे इलेक्शन हुआ। मिडवे इलेक्शन मैंने अभी बताया कि डेथ हो जाए, कोई पोस्ट वैकेंट हो जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्शन
दोबारा कराना, दोबारा उसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, दोबारा वो सारा प्रोसेस करना, रियली a challenge. But our election commission also conducted this election in 1991. So this is also achievement. तो आप तो रिकग्नाइज कर सकते हो कि इलेक्शन कमीशन इन एडवर्स कंडीशंस में भी सक्सेसफुली इलेक्शंस कंडक्ट करा रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि इट मींस आवर इलेक्शन कमीशंस वर्क एफिशिएंसी इज इंप्रूविंग डे बाय डे. फोर्थ इज इन 2000 गुजरात असेंबली डिसॉल्व. हुआ क्या था बच्चों 2002 में, उस समय यहाँ के जो सीएम थे वो अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे. गुजरात में उस समय 2002 में गोदारा जो है एक ट्रेन जो थी उसमें वो ट्रेन में आग पकड़ गई थी, तो बहुत सारे लोग मारे गए. धीरे धीरे मुस्लिम और हिंदू रॉयट्स हो गए थे. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, रॉयट कंडीशन के अंदर जो सीएम थे, अब होता है क्या है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है या जो भी उस समय यूं कह दें कि वहां पर जो मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है. That's why these opponent parties and other people they alleged CM नरेंद्र मोदी. तो उन्हें उस समय 2002 में भी क्या हुआ कि असेंबली जो है डिसॉल्व हो गई, उनका जो उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया. तो ऐसी कंडीशन में दोबारा से वहां पर इलेक्शन. तो ये कुछ इंस्टांसेस भी हैं. दीज आर ओनली फ्यू इंस्टांसेस दैट यू कैन assess the achievements. लेकिन there are number of another achievements we can say instances are there. क्योंकि आपके यूँ कहा जाए कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिकली दे रखे हैं, ज्यादा लिबरेशन नहीं है. तो ये 3-4 आपके पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है उनका अचीवमेंट देखा कि किन किन कंडीशंस में उन्होंने इलेक्शंस करवाए और सक्सेसफुली हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन. उसके बाद आज हम और अगली जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म. सुनने में टॉपिक पढ़ने में सुनने में अजीब लग रहा है. जब हम अपनी इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं, बहुत एफिशिएंट कह रहे हैं, बहुत फ्री एंड फेयर कह रहे हैं, तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ यूजिंग द वर्ड रिफॉर्म्स हियर. रिफॉर्म्स का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? सुधार. सुधार किसमें लाया जाता है? जिसमें कहीं प्रॉब्लम है. तो अभी भी बिकॉज nobody is imperfect in this world, no system is perfect in this world. 100% कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, और अगर 100% चीज परफेक्ट हो मीन्स वो कुछ और ही है, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हो सकती हैं, गॉड गॉडेसेस हो सकते हैं, है ना. लेकिन हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ लूप होल्स होते हैं. देखिए, किसी भी चीज की कमी को ढूंढने का तरीका क्या है? तो ढूंढने का तरीका है कि हम उसके ऊपर इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं. मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रहा है इलेक्शन 51 से, तो उसके अंदर जैसे जैसे वो वर्क होता है, तो कहते हैं ना कि एक उस समय क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो आ गया कि कैसे इलेक्शन होंगे, एफपीटीसी क्या है, इसको कैसे यूज किया जाएगा. So that is written in our constitution, but practically when India got its independence, we start to use all those provisions, constitutional provisions, which was included in our constitution. तो जो संविधान में लिखे हुए थे वो तो हमने बाद में यूज किए ना, और बाद में यूज करने के बाद ही हमें पता चलता है कि उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं. हमारे घर में कोई चीज आती है, उसको यूज करने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि अरे ये कहीं से लीक करता है या कहीं से ब्रेक है ना. उसको यूज वर्किंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं. बट देयर इज अ सिस्टम, वी कैन नॉट रिटर्न टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर ओनली सम सजेशंस. These are suggestions given by our political scientists, political leaders, some renowned personalities also. These are only suggestions. Actually, these are not implemented. So today we will discuss now. First of all, some were suggesting, and what are these to change in the FPTP system to PR system. You already now better understand what is FPTP and what is PR system. तो ये जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो एफपीटीपी सिस्टम है ना, उस चीज को चेंज करके पीआर जो वेरिएंट है उसको अडॉप्ट करें. इसका रीजन क्या है? एफपीटीपी सिस्टम में हमने ये देखा है कि जो पार्टीज के जो कैंडिडेट
उनमें से जो सबसे पहले फर्स्ट जो वोट उन सबसे ज्यादा पहले वोट ले लेता है, इट मीन्स वी डिक्लेयर द कैंडिडेट इज विनर। और वो पार्टी के कैंडिडेट जिनके फेवर में वोट नहीं आते, तो उनका इसका मतलब यह है कि हमने जो वोट दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को किया तो वो वोट भी वेस्ट हो गए और उन्हें पार्टी में गवर्नमेंट में जगह दी। दैट्स व्हाई दे जस्ट वांटेड दैट कि पीआर सिस्टम में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन proportion of votes according to that proportion of seats। जितने वोट्स है उतनी उसको सीट मिलेगी। 30% वोट है तो 30% सीट मिलेगी। तो इट मीन्स ये है कि जो माइनर पार्टीज भी होगी तो उनको जगह मिलेगी, ये सजेशन दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये चीज पॉसिबल हम कह सकते हैं नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हमारे इन लोगों ने सजेशन तो दिए, बट प्रैक्टिकली अगर हम ये चीज करने लगे, हमारे नंबर ऑफ पार्टीज है, आपको मालूम है कितनी सारी स्टेट पार्टीज भी है ना, रीजनल पार्टीज जिनको हम कहते हैं, उन सबका अगर हम प्रपोर्शन करते हैं तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वो मतलब हमको सारा प्रोसेस को ही बदलना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस, बट इट्स अ सजेशन। हाँ, सेकेंड थिंग जो है, इट इज वेरी पॉजिटिव एंड गुड फॉर electoral reform। 1/3 women seats, as you know that in Lok Sabha and its state legislature, there is no reservation for women, but in local self government there is a 1/3 seats are reserved for women। Only women candidates can contest election on these seats। तो अगर ये चीज लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में होता है तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हम जिसकी बात करते हैं ना, अवेयरनेस की बात करते हैं, वुमेन एम्पावर्ड होगी, तो शायद हमारी सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमें लोकल गवर्नमेंट का मालूम है कि वहां पर है, तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ये बिल कितने डेकेड से जो है पेंडिंग है, इसको लाया जाता है लेकिन ये पास नहीं होता, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी कल मैंने आपको क्लियर करी थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि भाई। और कई चीजों में स्पेशल मेजोरिटी जो है, हमें कई बार लगता करे ये यूनिलेटरली चेंज हो जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंज कर देती, बट ये प्रोविजन रखने का रीजन ही यही है कि स्टेट और सेंटर को पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली दी गई है, जिससे कि एक दूसरे के पास को इंक्रोच नहीं करें, एक दूसरे के लिए वो आंसरेबल नहीं हो, बल्कि पीपल के लिए है। तो पावर्स को सेपरेट करने और यूनिलेटरली चेंज ना हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी आंसरेबल पीपल के लिए है, इसलिए। नेक्स्ट थिंग इज देयर इज नीड टू स्ट्रिक्ट प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी। चलिए एक चीज बताती हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन जब लड़ते हैं तो हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की थी, जिसमें मैंने एक एस्पेक्ट बताया था, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि एक कंट्री के अंदर जितने पीपल, इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जितने सिटीजन हैं अबव 18 ईयर्स। अब यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन के साथ क्या है, एज है। वो एज फैक्टर क्या है, इफ यू अटेन द एज ऑफ 25 ईयर्स देन यू कैन कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट द रियल एस्पेक्ट इन दिस, कि क्या वो सभी लोग जो एक देश में 25 साल से ऊपर के हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या? यहाँ पर हम मानते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी आजकल ये सारी चीजें मैटर करती हैं, प्रॉपर्टी, लेकिन प्रैक्टिकली हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज मनी जो है आपका अगर बैकअप नहीं है, इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो यू कांट कंटेस्ट इलेक्शन। रियलिटी कुछ और है। On the other hand, what is the, but it is written in our textbook, so yeah, we have to accept it like it, what is written। Strict provision to control the role of money। मनी का जो रोल है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ और हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है कि ये जो पार्टीज होती है, बिग पार्टीज की बात करते हैं, नेशनल पार्टीज की, तो इन पार्टीज का एक फंड, तो क्या होता है इसमें एक सजेशन आया है कि गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को एक फंड जो है फिक्स कर देना चाहिए, मतलब उनको फंडिंग करनी चाहिए। जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं ना, तो एक एक्सपेंसेस कैसे कहाँ हुए, और आजकल स्ट्रिक्टनेस है इसके अंदर, बट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो आपको मालूम है जब इलेक्शन होते हैं तो ये पार्टीज को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, जियो है, और बड़ी कंपनी टाटा है, ये सपोर्ट करते हैं पार्टीज को, फंडिंग देते हैं। प्रोपोगेशन प्रोपोगेंडा जब होता है ना इलेक्शन का,
तो ये सारा का सारा फंडिंग होती है, उसका मतलब समझ रहे हैं आप। तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता इसमें, क्योंकि वो हम लोग कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टेन काम करते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है? अगर मान लीजिए कि बीजेपी को कोई बड़ी कंपनी इसने बैक जो है सपोर्ट किया फाइनेंशियली, तो उस कंडीशन में कई बार आप देखते हैं ना, इतने असेंबली में इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, इतने लाखों रुपए खर्च हो गए। रियलिटी बच्चों कुछ और है, लेकिन हमें बुक के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ कि उस समय क्या होता है कि फिर इलेक्शन कमीशन कोई स्टेप नहीं उठाता। तो ऐसे सजेशन, ऐसी स्थिति में सजेशन क्यों दिया है? बिकॉज अगर गवर्नमेंट समझ लो बीजेपी की बन गई, तो उस समय क्या होता है कि इन कंपनीज को ने सपोर्ट किया बीजेपी को, तो वो सरकार क्या करेगी, इनको टैक्सेस में छूट देगी, या कोई जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वगैरह है उनमें छूट दे देगी, या किसी भी तरह से इनको प्रॉफिट देने की कोशिश करेगी। अब आप मुझे ये बताइए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसमें सबका इक्वल जो है राइट है, इक्वल राइट टू एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज, and only partial resources, some resources are given to these partial people, is it correct? This is equality. This is not. It's not we can say it's against the spirit of democracy. तो इसके खिलाफ है ये। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि प्रोविजन हो टू कंट्रोल द रोल ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केस शुड बी बेयर्ड। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्रिमिनल केस, दो बातें। एक, कैंडिडेट जिसका केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। अब केस तो किसी के ऊपर भी चल सकता है, कुछ लोग मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी कर लें, किसी को, किसी पर्सन को गलत उसमें जो है फंसा दें और उसको झूठे आरोप में डाल दें, तो ऐसी कंडीशन में भी केस चलेगा। लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन को, कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं लड़ने देना। लेकिन आपको मालूम है कि हमने राइट्स पढ़े थे, उस राइट्स के अंदर ये था कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि पर्सन गिल्टी है, तब तक उसके राइट्स जो है उससे नहीं लिए जाते। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो चीज सजेशन आ रहा है वो कह रहे हैं अगर किसी पर्सन पे क्रिमिनल केस भी है ना, तो उस पर्सन को कंटेस्ट, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना। तो आप देखिए बुक में है इसलिए हम एक्सेप्ट करें, बट मेरा जो व्यू है इस चीज में, वो मुझे लगता है कि जब तक प्रूव नहीं हो जाए गिल्टी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से अगर हम देखें, जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है पर्सन, तब तक उसको किसी उसके राइट से जो है बेयर्ड नहीं करना। बट इट इज इन देयर कंप्लीट बैन ऑन कास्ट एंड रिलीजन। जस्ट रिमेंबर योर प्रीवियस क्लास चैप्टर कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, जहां पर लोग क्या करते हैं, पार्टीज क्या यूज करती है, रिलीजन और कास्ट को लेकर लोगों से वोट मांगती है। उस पर कंप्लीट बैन होना चाहिए। जहां पर कास्ट को लेकर क्या होता है, हम लोग अब जैसे आते हैं, अगर आपसे पूछूं अगर आपको वोट देना हो तो आप किसको दोगे? समटाइम यू थिंक कि हम पार्टी को वोट देंगे, समटाइम कि वो जो कैंडिडेट आपके लोकेलिटी से अगर आप उसको जानते हैं तो आप सोचेंगे हम इसको वोट दें। समटाइम ऐसा हो सकता है कि कास्ट बेस दे के हम किसी को ही नहीं जानते कि चलो ये हमारी कास्ट का है तो हम दे दें, रिलीजन का है तो हम दे दें। टू कास्ट द वोट ऑन दीज वी कैन से ऑन दीज ग्राउंड्स, इज इट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि हम सही जजमेंट ही नहीं कर पाएंगे कि कैंडिडेट सही है या नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि नहीं, हमारे लिए बेटर होगा कि नहीं होगा। तो जो पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स हमने 10th में इतना इलेबोरेशन के साथ पढ़ा, वो यही चीज है कि इस पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। होता क्या है कि हम कास्ट भेजते हैं कि अरे सेम कास्ट के हैं, चलो हमारे लिए वर्क करेंगे, हमारा राय भला करे, पॉलिसीज हमारे लिए बनाएंगे, तो हम लोग वोट दे देते हैं। रिलीजन बेस पे देते हैं, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, उस बेस पे दे देते हैं। और ये है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं तो कहूंगी ये है। जब भी इलेक्शन होता है तो आप देखिए कि किस तरह से होती है ये कंडीशन। तो अभी भी हमारे जो है कम्युनिटीज, दीज आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड, that's why the suggestion is there to ban all these things, caste and religion based election, ensure in a transparent way political party। अब लास्ट का जो हमारा सजेशन है वो क्या सजेशन है, हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, देखो फील्ड में कौन है, पॉलिटिकल पार्टी, वर्क कौन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहिए।
मसल मनी पास, कास्ट, रिलीजन, फेथ, इन सब चीजों का यूज नहीं करना जो उसके एथिक्स में है या कहें कि मॉडल कोड है उसको फॉलो करें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ट्रांसपेरेंट होकर वर्क करती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का इलेक्शन फ्री एंड फेयर। हम मानते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टी रोल कि वो किस तरह से फील्ड में वर्क करते हैं। अब आपको पता ही है पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स जो है वो जब लोकसभा अभी 2019 के इलेक्शन हुए थे तो आपने देखा था कभी बीजेपी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के आ रहे हैं, और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह वो पहुंचे जहां से उनकी सीट्स थी, जहां से उनके कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ना। तो वहां पर कई बार हेट कैंपेनिंग हो जाती है, कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, आप भी देखते हो न्यूज़पेपर्स में। So it depends on the, we can say, the candidates of those political parties, how they work in these fields, how they attract, how we can say, how they just present their agenda. काम किस पे करना चाहिए? एजेंडा पे करना चाहिए, ना कि हेट कैंपेन्स और दूसरी चीजों पे डर्टी ट्रिक्स यूज करनी चाहिए, ऐसा नहीं। टू विन द इलेक्शन दे यूज डर्टी ट्रिक्स आल्सो, इट शुड बी टोटली बैड। वर्क किस पे करना चाहिए? एजेंडा पे, कि हमारा एजेंडा क्या होगा? फॉर ओनली द पीपल, because political parties means here serving for the people. What is politics? We already done in our previous chapter in political theory. What is politics? Politics क्या है? तो लोगों की जो है सोच अलग अलग है पॉलिटिक्स के। सम पीपल दे थिंक दैट दे आर सर्विंग फॉर द पीपल। तो सर्विंग कर रहे हैं तो आप सर्व उस एजेंडा भी उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये सारे सजेशंस हैं, सिर्फ सजेशंस ही हैं, लेकिन इन पे कोई ऐसा कोई रियलिटी में कोई वर्क नहीं है। हाँ, इसमें जो बेटर है, जो हमें लग रहा है कि इस पॉइंट पे जैसे हम ये कहते हैं इस पे वर्क होना चाहिए तो वर्क होना चाहिए, इस पे वर्क होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो सजेशंस हैं। अब लास्ट हम जो चैप्टर का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया ठीक है इस चैप्टर में, बट लास्ट में जो डेमोक्रेसी की, अगर सिविक्स की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो दो चीजें वर्क करती है। वो दो चीजें क्या है? पीपल्स पार्टिसिपेशन, और दूसरा है विद इन पॉलिटिक्स। समझ लीजिए लास्ट की दो। अगर हम अपने पूरे सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं कि इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन फ्री एंड फेयर हो, सबका उसमें जो है पीपल को इक्वलिटी हो, पीपल को जो है वोट करने का अधिकार हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सारी चीजें हमने देखी, तो सजेशंस देखे, फंक्शंस देखे, पावर्स देखी, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज दो, हम भी क्या बात करेंगे, दो चीजों पर डिपेंड करती है। व्हाट आर दीज पीपल्स पार्टिसिपेशन? हमारे पार्टिसिपेशन। आप मान लीजिए कि कोई कास्ट बेस्ड हमें जो है या रिलीजन बेस्ड हमारे पे हम इससे वोट लेने की कोशिश करें, लेकिन हमारी अवेयरनेस कहाँ गई? ये हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें वोट किसको देना है, किस कैंडिडेट को देना है, किस पार्टी को वोट देना है। तो हमें तो पीपल शुड बी मोर विजिलेंट, पीपल शुड बी मोर अवेयर इन यूजिंग देयर राइट। और ये तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो गई जब हम जैसे लोग, ताकि हम अपनी बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे देश का इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर, ठीक है। और विद इन पॉलिटिक्स इसकी बात करते हैं। अब हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमारा जो दायरा है वो उसका लिमिटेशन है। हम अपनी लिमिटेशन कहाँ तक यूज कर सकते हैं कि भाई हम सजेशन दे सकते हैं या कास्टिंग वोट कर, लेकिन वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज और मेंबर्स, ये तो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ये तो फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अगर ये करप्शन ना करें, ये जो है हमने जो चीजें पढ़ी, मनी मसल पार्ट हैं, इन सब चीजों का यूज ना करें और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करें, ठीक है, लोगों के भले के लिए वर्क करें, वो एजेंडा के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा पीपल वेलफेयर की बात करें, तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ। लेकिन हमारे साथ इनके ऊपर ज्यादा जो है डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वर्क करते हैं।
Powers are also given to these political parties and candidates, but they should not misuse their power. उस कंडीशन में अगर वो मिसयूज करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को वोट नहीं करें। अगर हम सब यूनाइट होकर सोचें कि हमें ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए वर्क करना है, पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए, सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, ये बात जो हम कहते हैं ना, तो उसका मतलब समझ रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी यूनाइटेड। यूनाइटेड होकर अगर हम सबके सब सेक्शंस ऑफ पीपल की बात करेंगे तब पॉसिबल होगा। और पॉसिबल कैसे होगा? जब ये ट्रांसपेरेंट होगा, जब ये एफिशिएंटली वर्क करेगा ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर हमारा रोल है और यहाँ इन पॉलिटिकल पार्टीज का रोल। तो एट लास्ट हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आपको इसके नोट्स और जो है क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स, आपको करना है होमवर्क सारा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना, ठीक है। और इससे कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके आज तक जो कंप्लीट चैप्टर कराया उससे रिलेटेड, और अगर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ते वक्त ध्यान है, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ। किसी की कोई क्वेरी है तो सब पूछिए।